नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे जिसमें एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज से हम उसी क्लास को वहां से आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास। पिछली क्लास में हमने सबसे पहले जाना कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला आता है आदिकाल, उसके बाद में आता है भक्ति काल, उसके बाद आता है रीतिकाल, उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो सबसे पहले हमने प्रारंभ किया था आदिकाल से और बिल्कुल शुरुआत से हम इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द जो है ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये सब चीज़ हमने पिछली क्लास में जान ली है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लेते हैं ताकि वो आपके संज्ञान में आ जाए और ये सब चीज़ आपको ध्यान भी रहनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा से निकला। तो ये मूल रूप से किससे निकला था? तो संस्कृत से निकला था। किससे निकला था? संस्कृत से। तो हिंदी शब्द जो है ये संस्कृत का ही एक बिगड़ा रूप है जिसे हम कई बार व्याकरण में पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत का होता है और जो तद्भव जो होता है यानी बिगड़ा रूप वो हिंदी का होता है। ये हम इसको हम जानते हैं। तो ये बना कैसे था? तो हमने देखा कि जो हिंदी है ये संस्कृत से टूटी, लेकिन इसके बीच में कुछ प्रक्रिया थी, उसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, प्रत्यास्मरण कर लेते हैं, ध्यान में कर लेते हैं। तो सबसे पहले थी संस्कृत। हमने ये समझ लिया, संस्कृत टूटी थी 2 भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है ये वेदों की भाषा थी जिसमें वेद लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत जो थी ये इसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। ये आम जो जनभाषा थी ये लौकिक भाषा थी, और वैदिक भाषा जो है ये बहुत ही कठिन भाषा थी। अब हमारी आदत होती है जो हमें कठिन लगता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमने किसको छोड़ दिया? वैदिक संस्कृत को हमने छोड़ दिया और हमने लौकिक संस्कृत को अपना लिया। लेकिन समय चक्र के अनुसार फिर से ये भाषा जो है ये फिर टूटी, और किस में टूटी थी? तो ये टूटी थी फिर पाली में। तो संस्कृत किस में टूटी? पाली में टूटी, ये ध्यान रखना। पाली टूटी। पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे गए। लेकिन एक समय बाद में पाली भाषा भी टूट गई, और पाली भाषा किस में टूटी थी? तो प्राकृत में टूटी थी, ये ध्यान रखना। पाली किस में टूटी? प्राकृत में, जिसमें जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे। तो प्राकृत टूटी। प्राकृत के बाद जो भाषा टूटी थी संस्कृत, प्राकृत के बाद किस में टूटी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आई थी अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश। ये अपभ्रंश आई, अपभ्रंश टूटी। अपभ्रंश के बाद में फिर से ये और टूटी, और इसका एक और सरल रूप आया अपभ्रंश का ही, जिसको हम कहते हैं अवभट। ये अपभ्रंश का ही रूप है, यानी कि अपभ्रंश का मतलब ही क्या होता है? बिगड़ा रूप। अपभ्रंश का रूप मतलब बिगड़ा रूप होता है, जिसे हम तत्सम और तद्भव में भी समझते हैं। अवभट टूटी, और अवभट के जो बाद में सबसे लास्ट में जो बनी थी, तब जाकर के बनी थी हमारी हिंदी। क्या बनी थी? हिंदी। तो ये सब चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज की इस क्लास को हम यहाँ से आगे फिर से पढ़ेंगे। तो ये आपको सिर्फ एक ध्यान दिलाने के लिए आपको ये समझाई थी। तो हमने सब चीज़ ये देख ली थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे। तो हमने देखा कि जो अपभ्रंश है वो टूट करके अवभट में टूटा, अवभट से हिंदी आई। अब आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी जो है ये किससे बनी, तो अपभ्रंश का एक रूप है शौरसेनी अपभ्रंश, ये ध्यान रखना। शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश जो है इससे हिंदी बनी है, ये ध्यान रखना, शौरसेनी अपभ्रंश से। अब हम यहाँ से आगे इसको हम पढ़ लेते हैं। हमने पिछली वीडियो तो यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हिंदी का जो उद्भव हुआ था, जो अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ, तो इसमें जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले था शौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद में मागधी अपभ्रंश, और उसके बाद में था अर्धमागधी अपभ्रंश। अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं। हमें यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां हैं? तो शौरसेनी अपभ्रंश की जो है सबसे पहले हम देखते हैं भाषाएं और उसके बाद में बोलियां। तो सबसे पहले नंबर पर आती है पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली जिसे हम कौरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी यानी बांगरू और कन्नौजी। उसके बाद में आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसके बाद में पहाड़ी में है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी,
और बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। ध्यान रखना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आगे ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, हमें पढ़ना है यहाँ से अब जो खड़ी बोली है। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, तो ध्यान रखना 18 बोलियां हैं हिंदी में। अब देखिए खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोली है उसमें पहला स्थान किसका है? तो खड़ी बोली का। इंपॉर्टेंट भाषा है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने के से प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसे कौरवी भी कहते हैं। कौरवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे कौरवों का शासन था। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में यह बहुप्रचलित बोली रही है, जिसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य, गीत आदि की रचनाएं हुई। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी, फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। ये ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट देखिए, और ये हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। हिंदुस्तानी के नाम जानी गई कौन? ये जो अभी पीछे हमने पढ़ा। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। कौन सी? खड़ी भाषा। वर्तमान में हिंदी काव्य इस खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। जो हिंदी काव्य है वो खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है, ध्यान रखना। नंबर 2 पर आती है हरियाणवी। तो खड़ी बोली पढ़ ली हमने। हरियाणवी हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी क्यों कहते हैं? क्योंकि हरियाणा की बोली है। यह चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार व रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ गया, क्योंकि ये पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में बहुप्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में बांगरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कन्नौजी कानपुर के आसपास का क्षेत्र कन्नौज प्रदेश कहलाता है। कहाँ का? कानपुर का। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का लहजा होने के कारण इसे ब्रज जैसी ही समझते हैं, परंतु यह ब्रज भाषा से भिन्न है। कौन सी? कन्नौजी। यहाँ कन्याकुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य था, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर कन्याकुब्जी नाम के ब्राह्मणों का बहुत सारे थे। यहाँ पर बाहुल्य का मतलब होता है एक ज़्यादा संख्या में होना, इसलिए इसे कन्नौजी कहते हैं। आगे देखिए। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर पर ब्रज भाषा। ब्रज भाषा बड़ी शानदार भाषा है। ब्रज मंडल मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रज भाषा कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है, क्योंकि सूरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर, भरतपुर आदि इस क्षेत्र में आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण ये लोगों में बहुत प्रचलित है। सूरदास, अब देखिए कौन कौन है। अब देखिए इसमें कौन कौन है? सूरदास, नंददास, केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रजभाषा में मंडित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजभाषा सबसे शानदार, सबसे मीठी बोली मानी गई है। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली को होने के कारण जनप्रिय है। आपने देखा होगा बहुत मीठी भाषा है ब्रजभाषा। तो ये शानदार है। जिसमें किस किस कौन कौन से कवि ने इसमें अपनी रचना लिखी है? तो सूरदास, नंददास, केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर और देव, और अष्टछाप के सारे कवि। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का एक मंडली थी, जिसमें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। अष्टछाप जिसके प्रवर्तक यानी कि जो सबसे बेस्ट कवि जो माने गए वो सूरदास माने गए अष्टछाप के। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे अष्टछाप को पूरी तरीके से पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट देखिए बुंदेली। बुंदेल राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। तो बुंदेल राजा जो थे उनके कारण ही इसे बुंदेली कहा गया। इसका प्रदेश ओरछा, झांसी नाम सुना होगा आपने, छतरपुर, सागर एमपी में, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र। बुंदेली में लिखी गई आलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। अब आपसे पूछा जाए कि आलाखंड किस भाषा में लिखा गया? तो बुंदेली में। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली से काफी मिलती जुलती है। अब देखिए आगे। नेक्स्ट है साथियों अवधी भाषा। अवधी भी अच्छी है आपने। अब देखिए इसको। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। पूर्वी हिंदी जब हम जानते हैं तो सबसे पहले किसका आता है? अवधी का।
यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। अयोध्या का वर्तमान नाम क्या है? अवध प्रदेश। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि की प्रसिद्ध कृति है। तो हमें पता चल गया कि जो तुलसीदास की रचना थी रामचरितमानस, उसकी कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा में लिखी थी, ध्यान रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, फैजाबाद व बाराबांकी आदि क्षेत्रों में। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। तुलसी और जायसी, आपसे पूछा जाए कि अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो तुलसी और जायसी का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी में ही रची गई हैं, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन। अब चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की, ध्यान रखना, ये पूछी जा चुकी है। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती व जायसी की पद्मावत, ये रचनाएं अवधी में लिखी गई हैं, ध्यान रखना, ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सारी पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट है बघेली। रीवा क्षेत्र में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेल खंड के नाम से भी जानते हैं और यहाँ बोले जाने वाली बोली को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। यह रीवा, सतना, मेहर, नागौद, जबलपुर में बोली जाती है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधी की उपबोली मानते हैं। कुछ भाषा जो वैज्ञानिक है वो इसे क्या कहते हैं? अवधी की एक उपबोली। तो ठीक है, समझ में आ गया हो। यहाँ से आगे देखिए। नेक्स्ट है साथियों छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। अब छत्तीसगढ़ आपको पता है कि अलग से राज्य मध्य प्रदेश से टूटा था। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर, नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मारवाड़ी के नाम से बोली जाती है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है साथियों, वहाँ पर मारवाड़ी बोली जाती है। कौन कौन से? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर व किशनगढ़ के कुछ हिस्सों तक यह बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद, मीराबाई का नाम सुना होगा, रासो साहित्य यानी डिंगल भाषा में पाया जाता है मारवाड़ी में, ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ये कहाँ है? राजस्थान के पूर्वी भाग। देखिए मारवाड़ी कहाँ थी? पश्चिम में, और जयपुर है पूर्व की। अब देखिए पूर्व में कौन कौन है? जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में से ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है। तो ढूंढाड़ी की एक शाखा क्या कहते हैं? हाड़ौती, जो झालावाड़, कोटा, बारा, ये झालावाड़, कोटा और बारा ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं और इसकी जो भाषा है वो हाड़ौती कहलाती है। हालांकि ये ढूंढाड़ी की ही क्या है? एक शाखा यानी ब्रांच के रूप में। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साथियों मेवाती। मेवाती कहाँ है? तो देखिए उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाकों में यह प्रतिनिधि बोली है। मेव जो इलाके हैं, मेव जो जाति हैं, उनकी यह भाषा है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? तो अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। अब मेवात की है तो मेवाती कही जाएगी। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे कहते हैं अहीरवाटी। इंपॉर्टेंट रखना, ये पूछा जा चुका है। अहीरवाटी किसकी है? तो मेवाती की है। नेक्स्ट देखिए मालवी। राजस्थान के दक्षिणी भाग में मालवा प्रदेश में यह मालवी के नाम से जानी जाती है। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो मालवी जो है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है साथियों भोजपुरी। भोजपुरी को तो आप जानते ही होंगे। देखिए बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया।
इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है। किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो आपने प्रेमचंद का नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जिन्हें कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। ये इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए साथियों, मगही। बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मगही कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश की यह विकसित बोली है। किसकी? मागधी अपभ्रंश की। यह पटना, बिहार की राजधानी, भागलपुर, हजारीबाग, गया कहाँ है? गया बिहार में, पलामू के आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट है मैथिली। यह मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र विस्तार मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहा गया। मिथिला की थी इसलिए मैथिली कहा गया। यह दरभंगा, कहाँ है? दरभंगा बिहार में, पूर्णिया बिहार में, मुंगेर, मुजफ्फरपुर बिहार में। साथियों ध्यान रखना, अगर मुजफ्फरनगर बोले तो यूपी में, ये मुजफ्फरपुर है बिहार में, जहाँ की लीची प्रसिद्ध है। यहाँ का साहित्य बहुत संपन्न है। यह वाणी मधुरता के कारण बहुत मीठी है। कौन सी? मैथिली। हमने पिछली क्लास में भी सुना होगा ना, विद्यापति, मैथिल कोकिल जिन्हें कहा जाता है, तो इसमें भी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रस सिद्ध कवि थे। तो हम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। विद्यापति हमने जाना था, इन्होंने लिखा था ना, दहसील बयाना सब जन मिठा, तेतीसन जपो अवट्ठा, ये इन्हीं की रचना थी विद्यापति की। इन्हीं को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। मैथिल कोकिल का कवि विद्यापति, और उनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उसकी ट्रिक्स भी बताई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो विद्यापति की 2 रचनाएं थी, जिसमें कीर्तिलता और कीर्तिपता का ध्यान रखना। तो ये प्रसिद्ध कविता किसके? मैथिली के। गोविंददास, इसके अलावा किसके अलावा? विद्यापति के। गोविंददास, हरिमोहन झा और रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, पश्चिमी पहाड़ी। यह सोरसनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में कहाँ? शिमला, मंडी, धर्मशाला, अंबाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट है साथियों मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती जो पहाड़ी है, जिसे गढ़वाली और कुमाऊनी भी कहा जाता है, तो मध्यवर्ती पहाड़ी है, इसी को गढ़वाली और कुमाऊनी कहा जाता है। अब ये इसको पढ़ते हैं हम। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। कहाँ का? गढ़वाल प्रदेश। ये गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि कौन थी? सुमित्रा नंदन पंत। देखिए सुमित्रा नंदन पंत इसी के हैं, इसी क्षेत्र की हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए जो क्षेत्र का जो नाम है, क्षेत्र विशेष का, उसी के नाम से भाषा का नाम रखा गया है। यह सोरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये ध्यान रखना में कौन सी भाषा से विकसित हुई है? तो सोरसनी से। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली जाती है। तो ये सब कहाँ की है? तो ये ध्यान रखना। तो साथियों ये थी सोरसनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियां, जिसमें हमने मागधी और अर्धमागधी सारी हमने एक साथ में ले ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रयोजन, यानी कि जो हिंदी साहित्य लिखा गया इसका प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या था, क्यों लिखा गया, इसको हम पढ़ेंगे। तो साथियों आज की इस क्लास को हम लेते हैं यहीं पर विराम, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन है, यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।